नहीं, शकील भाई ने जो सवाल खड़े किए कि आप नरेंद्र मोदी के नाम पर आप ऑब्जेक्शन खड़ा करते हैं, उनको आप सेकुलर नहीं मानते हैं, उनको आप एब्सोल्यूट फेथ, लोकतांत्रिक मूल्यों में उनकी आस्था नहीं, ये बात आप कहने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी अपनी खुद सरकार के अंदर, जैसा शकील जी कह रहे हैं कि बीजेपी के आरएसएस के बड़े नेता मौजूद हैं, तब आपको कम्युनलिज्म सेकुलरिज्म में डिवाइड नजर नहीं आता है। ये मैंने भी कहा, ये नहीं, बिल्कुल आपने बहुत बुनियादी सवाल खड़ा किया है जी। हमारा गठबंधन है और जब चुनाव, हम राजनीतिक दल हैं दोनों, अलग अलग चुनाव लड़ते हैं। शकील अहमद साहब की पार्टी ने जब बिहार में भ्रष्टाचार को शिष्टाचार बना दिया, तब उनको ये समझ में नहीं इस बात की आई। हमने अगर समझौता किया तो सुशासन के हमने कार्यक्रम बनाए, और जो मेरा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है आशुतोष जी, उसका फर्स्ट एजेंडा है सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सद्भाव को बरकरार रखना। और जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बिहार के हैं, उनका आज भी वक्तव्य आया है, आज भी वक्तव्य है। नीरज जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर, क्या आप आरएसएस को एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? क्या आप बीजेपी को कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या नहीं मानते हैं, या सिर्फ नरेंद्र मोदी को आप कम्युनल नेता मानते हैं? आपकी परिभाषा कम्युनलिज्म की क्या है? क्या आरएसएस को आप बिल्कुल सेकुलर मानते हैं, बीजेपी को एकदम सेकुलर मानते हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आरएसएस को आप मानते हैं या नहीं मानते हैं? नहीं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा कोई रिश्ता नहीं है। अरे आपके कैबिनेट के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक के कई नेता मौजूद हैं। आशुतोष जी, गिरिराज जी का पूछे ना, आज बयान आया है, कहा है कि सेकुलरिज्म किसी की बपौती नहीं है। वो गिरिराज सिंह क्या है, वो पूछिए जरा उनसे। शकील साहब, यह भी आपने सुना होगा कि हमने कहा कि हम अपने मंतव्य पर कायम हैं, जिसको रहना है रहेगा, जिसको जाना है जाएगा। यह भी आपने सुना होगा, इसी चैनल पर सुना आपने। हमने अपना नजरिया स्पष्ट कर दिया देश के सामने। नहीं, बट आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे नीरज जी। मेरा सवाल यह है कि आप आरएसएस को कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं या सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? और उनके जो स्वयं सेवक हैं जो आपके कैबिनेट में हैं, क्या आप उनको सेकुलर मानते हैं या कम्युनल मानते हैं? मेरा सवाल बहुत छोटा सा है। लेकिन सीधे तौर पर मैं आपके सवाल पे सीधे आ रहा हूं जी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हमारा कोई संबंध नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन कम्युनल है या नहीं कम्युनल? मैं तो छोटा सवाल पूछ रहा हूं आपसे। उसका जवाब नहीं। आरएसएस कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है या सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में बताने की जरूरत है, पूरा देश जानता है। मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं, मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूं कि वो एक कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन है, सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि पूरा देश जानता है, जो देश जानता है वही मैं जानता हूं। आप पूरा देश का सेकुलर, 5 मंत्री क्या पूरा देश उसको? स्वामी जी, आप आरएसएस को सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं, कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन मानते हैं? मैं आरएसएस को राष्ट्रवादी, कट्टर हिंदू, अतः वो कट्टर सेक्युलर संगठन है। आरएसएस जैसे संगठन नहीं होगी तो ये देश कभी सेक्युलर हो नहीं सकती। प्रभु, आपको क्या लगता है, आरएसएस कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन? मैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन कम्युनल नहीं मानता। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन? नीरज जी, आपने सुब्रमण्यम स्वामी को कहा वो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस? नहीं, अगर भारतीय जनता पार्टी के नेता की हैसियत से उनका ये मंतव्य है तो हमारी निश्चित रूप से इस सवाल पर आपत्ति है। और हम ये समझते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक सांप्रदायिक संगठन के रूप में देश की राजनीति में चिन्हित रहा है। तो अगर उसके स्वयंसेवक अगर कैबिनेट के अंदर हैं, तो अगर नीतीश कुमार उनके साथ बैठ के पॉलिटिक्स करते हैं, तो क्या ये नहीं कहेंगे कि आपने सांप्रदायिकता के साथ समझौता किया अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए? क्या इस बात के, क्या यह भी कहा नहीं, ये गठबंधन का दौर है और गठबंधन में हमने सुशासन के कार्यक्रम बनाए हैं। ऐसा नहीं कि हमारा भारतीय जनता पार्टी से अगर मतभेद है 3 बिंदुओं पर तो ये पूरा देश जानता है। धारा 370 पर, कॉमन सिविल कोड पर, बाबरी मस्जिद के सवाल पर, और उसके अलावा जो कार्यक्रम बनाते हैं, हम अलग अलग चुनाव लड़ते हैं अपने अपने घोषणा पत्र पर, और चुनाव लड़ने के बाद सरकार जब बनाते हैं तो हमारा एजेंडा क्लियर होता है। अगर कोई अपने एजेंडे को थोपने की कोशिश करता है तो हम निश्चित रूप से उसका प्रतिकार करते हैं। चलिए, सुब्रमण्यम स्वामी जी, एक बड़ी दिलचस्प बात इस बात को लेकर, क्या आप नरेंद्र मोदी के बारे में कह सकते हैं कि उनका एब्सोल्यूट फेथ इन डेमोक्रेटिक वैल्यूज है? जितना बाकी लोगों का उतना ही उनका भी है। संजय जोशी को बर्दाश्त नहीं कर पाते अपने ऑर्गेनाइजेशन वो देखिए, वो तो आपने इस रूप में देखा है। वो इस सवाल बर्दाश्त की सवाल नहीं है, ये तो सारी पार्टी ने फैसला किया, उनको जाना चाहिए। तो आपको भी पता है किसने फैसला किया? कोई भी फैसला कर सकते हैं, ये तो सिर्फ मोदी ने नहीं किया, इसके पहले भी हुआ था। वो किसी और नेता, वो आसाम में चुनाव में इसका सवाल था, मैं उसका हाँ, तो ऐसे ही तो बहुत हुआ। एक मिनट,
दूसरा है कि महात्मा गांधी ने कहा कि मैं नहीं बैठूंगा इसको वर्किंग कमेटी में, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस मेरे विरुद्ध में खड़े होकर चुनाव जीते। तो ये कौन सी नई बात है? पॉलिटिक्स में होता रहता है ये तो होता रहता है, इससे कोई तानाशाही नहीं बनती है। अगर आप टॉलरेंस की बात करें, एरोगेंस अगर देखें, मोदी में एरोगेंस जरूर आई है। उसके पीछे कारण जैसे उन्होंने डेवलपमेंट किया, नीतीश में भी एरोगेंट है, वो भी डेवलपमेंट के आदमी है। उन्होंने विकास किया, बाकी जितने मुख्यमंत्री बिहार के रहे उनसे अच्छा काम किया उन्होंने। पर एरोगेंस इतनी आ गई इन दोनों के अंदर कि वो किसी को टॉलरेट नहीं करते। सवाल ये है कि बीजेपी के नेता इतने बोने हो गए हैं कि नीतीश कुमार जैसे आदमी उनको डिक्टेट कर देते हैं। अगर आज बीजेपी फैसला कर रहा है कि हम 200 एमपी जीत के आएंगे, मैं कह रहा हूं अगर 200 एमपी बीजेपी की जीता आएंगे, क्या हिम्मत है कि कह देंगे मोदी नहीं बनेगा? ये चुनेंगे कि उनके प्रधानमंत्री का नेता किसी? बट सुशील मोदी जो डिप्टी सीएम है वो कह रहा है अटल बिहारी वाजपेयी जैसा उदारवादी होना चाहिए। मैं आपको आडवाणी का नाम भी नहीं लेते। बीजेपी के अंदर सुशील मोदी जैसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जो नीतीश कुमार को बीजेपी का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो इस तरह उन कैटेगरी के लोग हैं जो नीतीश कुमार के यहां साथ रह करके उनके साथ, उनके बिना उनकी चल नहीं सकती। अगर सुशील मोदी क्या नीतीश कुमार के बिना जीत सकते हैं? काउंसिल के मेंबर बनते हैं, वो असेंबली में जीत करके नहीं आते दोनों के दोनों, ना मुख्यमंत्री जीत के आते ना डिप्टी मुख्यमंत्री जीत सकते हैं ना, जीत ही सकते हैं। आप मनमोहन सिंह के ऊपर अटैक करते हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं, खुद क्यों नहीं लड़ते दोनों के दोनों? बीजेपी के नेता खुद चुनाव नहीं लड़ते, जितने बैठे नेता अगर वो भी चुनाव नहीं लड़ते, अपने आप को प्रधानमंत्री का डिक्लेयर करते हैं, कोई मुख्यमंत्री का डिक्लेयर कर रहे हैं। सवाल यह है कि बीजेपी के अंदर ना कोई आइडियोलॉजी है, ना कोई नेता है, इसलिए नीतीश कुमार जैसा आदमी डिक्टेट करता है कि कौन मेरे प्रदेश में आएगा प्रचार करने के लिए, और बीजेपी के लोग नतमस्तक होकर के नीतीश कुमार जी का प्रणाम, जो आप कहेंगे वही हमारे लिए राम राम। स्वामी जी, क्या ये बीजेपी की कमजोरी है कि उनके सबसे बड़े नेता पर इतना खुला अटैक हो रहा है और कोई जो के बड़े केंद्रीय नेता है उनमें से किसी की आवाज नहीं निकल, कोई डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं नरेंद्र मोदी को? क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि कोई डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। दिल्ली का कोई नेता नहीं बोला, कोई बड़ा नेता नहीं बोला। वो बोले ना, क्योंकि वो जो ज्यादा कटुता पैदा होगी। मैं तो समझता हूं कि ये डेमोक्रेसी का एक चिन्ह है, एक परिचय है। चीफ मिनिस्टर गाली दे रहा है आपको? अरे देखो वार लोग आ जाएंगे, फिर ये चलेगा। व्हाई दे नॉट स्पीकिंग? व्हाई शुड दे स्पीक? नहीं बोलना चाहिए उनको। पहले तो नीतीश कुमार ने क्या गलत बात कही, उन्होंने कहा क्राइटेरिया होनी चाहिए, उन्होंने मोदी का नाम ही नहीं लिया। अब अखबार वालों ने घुसा दिया मोदी का नाम, और चैनल वालों की गलती है। हम आपके षड्यंत्र में कहां फंसने वाले हैं? अरे आप तो हमारे षड्यंत्र फंस गए ना, आप तो स्टूडियो में आ गए। फंसा हूं मैं, आपने बुलाया, मैंने कह दिया कि मोदी कट्टर हिंदू है तो इसलिए कट्टर सेक्युलर है। शकील भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? शकील भाई आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए आपने कहा कि सबसे बड़े नेता बीजेपी के, ये भ्रम आप लोग क्यों फैलाना चाहते हैं? नरेंद्र मोदी को बीजेपी में कोई पसंद नहीं करता है, और स्वाभाविक रूप से जो उनके लीडर्स हैं वो पसंद नहीं करते हैं, ये आप सब जानते हैं। उनकी सुषमा स्वराज जी से नहीं बनती है, जी जी, उनकी गडकरी जी से नहीं बनती है, उनकी आडवाणी जी से नहीं बनती है, उनकी नायडू साहब से नहीं बनती है। तो आप क्यों उनको बड़ा नेता कहते हैं? इसलिए अब मीडिया वाले लोग नहीं बनाना चाहिए, ये तो वैसे ही कहते हैं जी जी। जितने बड़े कॉर्पोरेट हाउस के लोग हैं, किसी स्टेट में जाते हैं तो वहां जमीन लेने के लालच में वहां के मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बनाने लगते हैं। ये जितने कॉर्पोरेट हाउस ये मुख्यमंत्री से जमीन लेने के लिए प्रधानमंत्री बनाने लगते हैं। वैसे ही आप लोग कर रहे हैं। चलिए नितिन भाई, आखिरी सवाल नीरज जी आपसे, आखिरी सवाल नीरज जी, क्या वाकई आज का जो नीतीश जी का इंटरव्यू था वो नरेंद्र मोदी को निशाने पर रखकर किया गया था? और आप ही के कैबिनेट में शामिल गिरिराज सिंह जो मिनिस्टर हैं, उनका कहना है सेकुलरिज्म किसी की बपौती नहीं है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। क्या नीतीश कुमार गिरिराज सिंह को सैक करेंगे या अपने साथ बैठाकर उनकी बातों को सुनेंगे? ये तो भविष्य तय करेगा जी, कि उनके बयान के बाद गठबंधन के बारे में हमारे दल के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी कौन सा निर्णय लेंगे, ये तो भविष्य के गर्भ में है जी। लेकिन सीधे तौर पे मैं इस मामले, एक तो विकास का जो एक माया जाल जो बनाया गया था जी जी गुजरात का, वो असल ये निराशा का भाव कहां से पैदा हुआ है कि गुजरात के बारे में एक धारणा बना दी गई कि जो विकसित राज्य को ही अगर विकसित बनाने की बात थी तो ये गुजरात की चर्चा हो रही थी। अभी सीएसओ के आंकड़े आए, जीएसडीपी के आंकड़े आए तो सारे पोल खुल गए, सारी कलई खुल गई। जी जी। सवाल इस बात का है ना कि अगर देश को
एक सबल नेतृत्व चाहिए, तो हमने उसके मापदंड के आधार पर हमने हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने स्पष्टता के साथ सारे बिंदुओं को स्पष्ट किया। अब इस पर बवाल हो, बेचैनी हो, तो इसका तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं। चलिए, आपके पास कोई इलाज नहीं है, लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में इसका इलाज खोजने की कोशिश एनडीए की तरफ से भी होगी और नीतीश कुमार की तरफ से होगी, क्योंकि जो संकेत मिल रहे हैं वो एनडीए के लिए बहुत शुभ संकेत नहीं है और ना ही नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के बीच की जो प्रतिद्वंदता है ये कोई बहुत साफ संकेत देती, निश्चित रूप से एक नए राजनीतिक ध्रुवीकरण का संकेत जरूर देती। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों को। छोटे से ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बताएंगे हमारे दर्शकों की राय क्या इस पर।